ओडिशा के सूरजपुर गांव में रघुनाथ किसान रहता था। वैसे तो रघुनाथ समझदार और नेकदिल था, लेकिन अपने भाइयों के आलसीपन के कारण हमेशा परेशान रहता। रघुनाथ के पास जमीन कम थी, इसलिए वह गांव के जमींदार नरेंद्र सिंह की जमीन भी लेकर खेती करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि बैद्यनाथ मेहनती आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे बैद्यनाथ, आज जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना। हाँ, मैं खाने और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा, लेकिन ये किस खुशी के अवसर पर? अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि उसने कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे बाप रे मालिक, आपने उसकी भी जमीन ले ही ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बैद्यनाथ खाना लेकर अपने घर जाता है। अरे भाग्यवान सुनती हो, तुम्हारे लिए खूब सारे खाना और ढेर सारी मिठाई लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया, वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दिया, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिए या उन्होंने हड़प लिया? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। कली मोहल्ले ठाकुर का, कुएं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की, और फिर हमारा गया है कांवया देश। आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करें। अगले दिन बैद्यनाथ फिर ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। आज मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं खेत कैसे जोतूंगा? ऐसा करता हूँ, मैं काम पे लग जाता हूँ। सारे हल पड़ोस के शादी में चले गए। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाके अपने खेतों से हल लेके आओ और उसे हमारा खेत जोतो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। बैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल लेकर आता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। बैद्यनाथ के पुश्तैनी हल के मुट्ठ में एक हीरा था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। शाम हो गई थी। बैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और बोला, अरे बैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो, घर कब जाओगे? मालिक, आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त यही हल देकर गए थे। हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। एक काम करना, इसे यहीं छोड़ जाना, क्योंकि बाकी खेतों को भी जोतना है। हमारे पास हल नहीं है तो कल आकर इसे फिर से ले जाना। ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। ठाकुर हल को देखकर लालच में आ जाता है और उस हीरे को लेकर जौहरी के पास ले जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? अरे मैं कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। ये बताइए, इन हीरों के मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ये हीरा तो 10 लाख का है, आपको ये कहाँ से मिला? ये तो बहुत कीमती है। अरे अपने काम से काम रखो। चोरी से 10 लाख रुपए लेकर ठाकुर संतोष भरी मुस्कान के साथ अपने घर लौट आता है। अगले ही दिन सुबह सुबह वह बैद्यनाथ के घर जाता। अरे मालिक, आप यहाँ मुझे बुला लेते, मैं खुद आपके पास आ जाता। अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई, ये लो कुछ पैसे, तुम्हारा कर्ज चुका देना और कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल घर के बाहर ही रखवा दिया है। और एक बात, मैं काम से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, तो काम पर मत जाना, ठीक है? इतना कहकर ठाकुर शहर के लिए चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब बैद्यनाथ अपने हल को देखता है तो उसमें हीरा नहीं होता। बैद्यनाथ सोचता है कि शायद वह ठाकुर के खेतों में कहीं गिर गया होगा। वह सो नहीं पाता क्योंकि उसे अपने हीरे की चिंता लगी रहती है। जब बैद्यनाथ सो जाता है तभी उसके सपने में उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं, कितने मूर्ख हो तुम, ठाकुर ने तुम्हें छल लिया। जिसे तुम हल का मन का समझ रहे थे वह असली हीरा था।
तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अब तुम कभी किसी पर भरोसा मत करना। अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखना और खुद की मेहनत से काम करना। सुबह सुबह वैद्यनाथ फिर से खेती करने निकल जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।